हमारे राहुल गांधी जी वो थोड़े दिन पहले लद्दाख गए थे और वहाँ वो पैंगोंग लेक पर गए और उन्होंने देखा हमारी हजारों किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन ने ले ली है और आप कुछ कर नहीं रहे। ये अच्छी बात है कि वो पैंगोंग सो गए और जो ज़मीन जो उन्होंने दूर में देखी ना, इसकी मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 1959 में चीनी आए वहाँ और 59 और 1962 के बीच में 3 साल में उन्होंने उस एरिया को कब्जा कर लिया था। जो 1962 वॉर में वहाँ एक बहुत मशहूर जगह है खुरनाक फोर्ट। ये जगह अभी नहीं गई, ये जगह 62 में गई। तो जब वो चीन की बात करते हैं और ज़मीन की बात करते हैं, सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि अगर भारत की ज़मीन गई, और ज़मीन गई 38,000 किलोमीटर गई, कब गई? 62 में गई। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने दे दी सारी ज़मीन शी जिनपिंग को 1962 में। तो देखिए 2020 में चाइना जो है, उस समय कोविड चल रहा था, हम लोग लॉकडाउन में थे। तो चाइना ने क्या किया कि जो हमारे उनके साथ 93 और 96 के 2 एग्रीमेंट हैं। तो ये एग्रीमेंट के तहत दोनों साइड जो हैं फौज को बड़ी संख्या में बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नहीं ला सकते। ये हमारे बीच में ये लिखित समझौता है और अगर आप लाएंगे तो आपको पहले बताना होगा। अब ये समझौता हमने नहीं किया, ये तो उस समय का है, 30 साल पुराना। उस समय हम जो नरसिम्हा राव जी के सरकार की बात करते हैं। अब हो सकता है कि उनके मन में हो कि हम उसका, क्योंकि कोविड चल रहा था, हम उसका काउंटर डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी ने तय किया कि अगर हमें कोई चीन से खतरा है तो हमें जो है काउंटर डिप्लॉय करना चाहिए। और उन्होंने उस समय पूरे एयरफोर्स और हमारे रेल सिस्टम और रोड सिस्टम की ताकत लगाई और खाली एयरफोर्स से हमने 70,000 माने हमारे जवान जो हैं उनको एयरलिफ्ट किया। हमने टैंक्स को भी एयरलिफ्ट किया। हमने जो बड़े बड़े गन्स जो हैं, ट्रक्स, सबको, क्योंकि उस समय वहाँ अप्रैल के समय में बर्फ़ होती तो वहाँ रोड भी, और आप जानते हैं कि जो जब तक मोदी जी आए तब तक ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उस समय यूपीए के सरकार के समय माने वो रिकॉर्ड पे कहा गया कि अगर आप बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दें तो चीनी भी नहीं आ पाएंगे वहाँ। ये इनकी सोच थी। अब क्योंकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अब ठीक है, पिछले 10 साल में काफ़ी प्रगति आई है, पर डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं था। पर तब भी 2020 में हमने हज़ारों की संख्या में वहाँ हमने फ़ौज भी भेजी, हथियार के साथ भी भेजी, डिप्लॉयमेंट करवाया। तो अगर आज कोई वहाँ मुकाबला कर रहा है, जो हो रहा है, ये मोदी सरकार के निर्णय के कारण हो रहा है। तो और अगर ज़मीन की इतनी फ़िक्र है, और होनी भी चाहिए, मुझे भी ज़मीन की बहुत फ़िक्र है, पर ज़मीन की अगर इतनी फ़िक्र है, जो 38,000 किलोमीटर, वो तो 62 में गया, उसके बाद तो हमें चिंता करनी चाहिए थी ना। तो अगर मैं ओलंपिक्स जाऊं चाइना तो मुझे ज़मीन की बात तो करनी चाहिए थी। अब मुझे पता नहीं कि ज़मीन की बात की या नहीं की। देखिए, आपने इतने अच्छे से समझा दिया कि चाइनीज़ आए लेकिन हमने भी बराबर का डेवलपमेंट किया। लेकिन राहुल जी कह रहे थे, उन्होंने एक बार आपसे बात की थी चाइना पे, वो कह रहे हैं कि जयशंकर जी को तो समझ नहीं है चाइना की। अब मैं क्या कहूँ, या तो मैं समझा नहीं पाऊँ, या तो समझाने वाले में कमी है या समझने वाले में कमी है। अब हो सकता है कि कसूर मेरा हो, मैं मानता हूँ, हो सकता है कि वो बहुत माने ज्ञानी आदमी है, चतुर आदमी है। लेकिन आप तो काफ़ी समय रहे हैं चाइना में। हाँ, मैं करीब 4.5 साल में राजदूत था वहाँ। तो मैंने अभी तक मेरा रिकॉर्ड सबसे लंबा है वहाँ। तो भी आपको चाइना समझ नहीं आया? देखिए, नहीं,
हो सकता है कि वो 4.5 साल मैं उनके साथ बिता लेता तो समझ आ जाता कुछ। एक बात देश की जनता बड़े साफ लफ्जों में जानना चाहती है। मोदी जी ने साफ साफ कहा कि चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया, कोई आया नहीं। लेकिन बार बार अलग अलग क्वार्टर से, जिसमें राहुल गांधी भी है, जिसमें दूसरे लोग भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये कहा जाता है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? क्या होता है कि हमारी फौज जो है आम तौर पे अपने अपने कैंप पे रहती है, उनके बेस कैंप होते हैं, कैंप से निकलकर वो पेट्रोलिंग करते हैं। अब आप समझिए कि एक लाइन है, हम लाइन के इस दक्षिण में हैं ज़्यादातर, हाँ, और इसमें काफ़ी माने कैंप और जो लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। उनके साइड में भी वही स्थिति है। हाँ, उनके साइड में कुछ जगह में कम है, क्योंकि उन्होंने पिछले 40 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। हम पिछले 10 साल में ही माने एक किस्म से उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे में भी इम्प्रूव हो रहा है, पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि उनको कुछ लीड टाइम था उनके पास। अब क्या हुआ है कि 2020 के बाद दोनों साइड जो हैं फॉरवर्ड डिप्लॉय हो चुके हैं, कैंप से बाहर जा चुके हैं। और नॉर्मली क्या होता है, फौज में आप जाते हैं, पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते हैं। यहाँ जो है आप बाहर जाकर वहाँ आपने अपना प्रेजेंस माने टेंट में हो या कुछ और परमानेंट हो, आप वहाँ एक किस्म से पोस्ट बचा, आमने सामने आ गए जिसको कहते हैं। हाँ। तो अभी जो है अगर आप देखें पिछले 3 साल में कुछ बहुत सारे जगह थे जहाँ बिल्कुल हम नज़दीक आ चुके थे। और गलवान में जो घटना जो हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि दोनों साइड जो हैं बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे। अब हमारी कोशिश और उनकी भी कोशिश है पिछले 3 साल में कि हम दोनों जो हैं अब हमारे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को माने अपने पोस्ट में वापस। नहीं, देखिए, अगर कब्जा नहीं किया चाइना ने हमारी ज़मीन पर, हमने चाइना की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, तो ये 19 बार मीटिंग किस लिए हो रही है? नहीं, 19 बार मीटिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि दोनों साइड फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, हाँ, और बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और जब फौज जो है हथियार के साथ पूरे अलर्ट माने उस समय, और तनाव का माहौल है, तनाव के माहौल में पूरे हथियार के साथ अगर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हो तो वहाँ कुछ दुर्घटना होने की जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये किस्म से अगर हम ये चलता जाएगा तो ये चांस हो सकता है कि जो पहले जो भी हुआ वो होने की संभावना है। तो अभी जो नेगोशिएशन है कि साहब आप जो हैं इतना आप जाएंगे पीछे, इतना मैं जाऊंगा पीछे, और ये माने नई बात नहीं है। अगर आप इसका इतिहास जानना चाहेंगे, पहली बार जो हम ऐसी स्थिति में आई है 1958 में आई, और वो भी उत्तराखंड में आई। एक जगह है बाराहोटी। अब बाराहोटी में क्या हुआ कि दोनों साइड आगे बढ़े और फिर कुछ समझौता हुआ। उस समझौता में उस समय भारत की सरकार ने तय किया कि हम थोड़ा माने पीछे हटेंगे और एक किस्म से वहाँ पेट्रोलिंग नहीं होगी। जो 1980s में 1980-90s में जो 1986 में एक सुमदुरोंगचू नाम के जगह में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ खबर आई कि चाइनीज़ घुस के आ गए हैं। तो वहाँ 86 से 95 तक 9 साल नेगोशिएशन हुए। 9 साल के बाद समझौता हुआ, और उस समझौता के तहत हम लोगों ने कुछ पोस्ट पीछे लिया, उन्होंने भी कुछ पोस्ट पीछे लिया। तो जब भी ये तनाव होता है और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होती है, तो जब तक इसका कुछ नेगोशिएटेड समझौता नहीं होता तो कोई भी साइड पीछे हटना नहीं चाहिए। देखिए, आप तो चाइना को अच्छी तरह जानते हैं, क्यों वो बार बार ये शरारत करते हैं? हमारे आपस में बाउंड्री क्या है, क्या होनी चाहिए, इस पे विवाद तो है, पर मेरे लिए जो है चिंता का विषय भी है। थोड़ा मैं कहूँगा कि मैं सोचता हूँ कि कहीं इसमें रणनीति भी है कि जब समझौते हो चुके हैं कि
ये हो सकता कि आप कहें कि भाई मुझे लगता मेरा ज़मीन है, मैं कहता हूँ नहीं मेरा है। ये पिछले 50-60 साल से ये विवाद चल रहा है। पर इस बार मुझे जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो मेन मुद्दा जो है ये है कि हमारे इस पे एग्रीमेंट्स थे, 2 एग्रीमेंट थे, 93 और 96 के एग्रीमेंट थे। एग्रीमेंट के तहत उनको जो है फौज किसी भी बॉर्डर एरिया में फौज बड़े संख्या में लाना नहीं चाहिए था। और अगर उन्होंने जानबूझ के इसका उल्लंघन किया है, और यह जानबूझ के किया, क्योंकि गलतियां हो जाती, गलतियां अगर होती हैं कि 100 की हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की हो जाती हैं, 10 हज़ारों में गलतियां नहीं होती, ये कोई प्लान होता है, कोई ऑर्डर होता है। तो जब उन्होंने इसका उल्लंघन किया उसका मतलब है कि उनके मन में है कहीं कुछ दबाव डालने का, और दबाव का उत्तर जो है यही है कि हमें जो है उसका मुकाबला करना। तो इसका मतलब तो ये लगाया जा रहा है कि मोदी जी चीन से डरते हैं? इसका नहीं, बल्कि उनकी कोशिश है हमें दबाव डालने की, और हमारा उत्तर है कि हम जो हैं काउंटर डिप्लॉय कर चुके हैं, हमारी फौज खड़ी है। अगर आप दुनिया से पूछेंगे, अगर दुनिया में अगर एक देश चीन के साथ माने हेड टू हेड जो मुकाबला कर रहा है ये भारत है। और आप ही ये सोचिए कि कोविड के समय में फौज को मोबिलाइज करके भेजना मुश्किल काम। हाँ, उस समय हमने इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, क्योंकि हमें लगा कि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, ये माने इसमें पब्लिक के डिबेट में लोग माने इसमें हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तो जो ट्रूप्स की मूवमेंट जो है ये बहुत बड़ी संख्या में हुई, और अगर आज कोई दुनिया में चीन के मुकाबले में साथ माने आंख से आंख मिला के खड़ा है तो हम खड़े। जयशंकर जी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से लेके अब तक 18 बार 1-to-1 मीटिंग हो चुकी हैं शी जिनपिंग के साथ। उन्होंने उनको भारत भी बुलाया, झूला भी झुलाया, उनको कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो न दिया हो, कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो बनाने की कोशिश ना हो, लेकिन रिश्ता तो नहीं बना। इसका मतलब कूटनीति में हर देश चाहता है कि दूसरों के साथ, खासकर जो अगर पड़ोसी हैं तो उनके साथ रिश्ते अच्छे हों, ये तो स्वाभाविक है। कभी कभी ऐसे पड़ोसी होते हैं जहां आपको कूटनीति के अलावा ज़मीन में भी कुछ इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब अगर आप पिछले 10 साल में देखें कि फ़र्क क्या आया है, फ़र्क है कि 2014 के बाद अगर आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें कि प्रगति क्या हुई है, जो रोड बनने का काम जो है, जो टनल बनने का काम जो है, ये जो ब्रिज बनने का काम जो है, ये करीब 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा है। अगर आज हमारी ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये 2014 के समय या उसके पहले नहीं हो सकती थी। हमारे पास वो लॉजिस्टिक, वो रास्ते ही नहीं थे वहाँ जाने के लिए, और वहाँ मेंटेन करना। आप सोचिए कि वहाँ टेम्परेचर जो है -20 -30 पूरे साल में इतना बर्फ़ जमा हुआ, वहाँ तो पानी लोग जो है बर्फ़ पिघाल के पानी पीते, तो उसकी कठिनाई देखिए। और उस कठिनाई के बावजूद अगर इस संख्या में हम फौज को डिप्लॉय कर चुके हैं और उसको वहाँ मेंटेन कर चुके हैं, ये तो प्रशंसा की बात होनी चाहिए। और अभी जब, और ये भी समझिए कि देखिए ये मुकाबला जो है अभी ये जारी है। अब जब जारी है और आप फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, अगर आपके यहाँ लोग कहें कि अरे भाई आप तो हार गए, आप तो डर गए, आपको क्या लगता है कि फौज का हौसला इसके कारण बढ़ेगा? आप 62 में जब युद्ध हुआ था तो देश जो है सबने एक साथ, जब भी हमारे यहाँ 62 में कारगिल में जब हुआ, पहले जहाँ भी कुछ देश संकट के समय में गुजरा तो उस समय लोगों ने अपने राजनीतिक विवादों को साइड में कर सब एक मिलजुल के उन्होंने उसका सामना किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी इस समय सपोर्ट देने के बजाय इसमें आलोचना हो रही है। आलोचना वो भी माने बेबुनियाद कि आप ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो आपको खुद पता है कि ये अभी की चीज़ नहीं है, यह 62 की चीज़ है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले एक वो चाइनीज़ आजकल गांव भी बसा रहे हैं बॉर्डर, वो लाइन पे अब
इसका बहुत हल्ला हुआ कि अरे अरुणाचल में एक गांव उन्होंने, ये मॉडल विलेज कहते हैं इसको। अब यही जगह जो है 1959 में चाइना ने कब्जा किया था, इसमें पूरे पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इसके बारे में 1959 में। लेकिन अरुणाचल पर तो एक मैप उन्होंने रिलीज कर दिया जो भारत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, उनका पूरा अरुणाचल प्रदेश के बारे में नीति ठीक नहीं है। मैप को छोड़िए आप, मैप तो हमें बिल्कुल नामंजूर है, क्योंकि ज़मीन हमारा है, उन्होंने कुछ अपने नाम वाम दिए हैं, उनके नामकरण से ज़मीन हमारा तब भी होता है, तो वो अलग बात यह है कि आज जो है एक किस्म से गुमराह किया जा रहा है कि जो पहले की जो घटनाएं हुई हैं, जो 62 के पहले हुए हैं, 62 के दौरान हुए हैं, वो उसका जो है कसूर एक किस्म से आज हम पे थोपने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, जब ब्रसल्स में थे राहुल गांधी, जब यहाँ G20 हो रहा था, तो उन्होंने कहा यूरोप में कि चाइना के पास एक विजन है और मोदी जी के पास विजन नहीं है। एक तो समय देखिए कि भारत में सबसे बड़े, हमारे इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन अगर हो रहा है जिसमें हम सबको मिलजुल के इसकी सराहना करनी चाहिए, उस समय अगर आप बाहर जाकर उसकी आलोचना कर लें, उसको आप छोड़िए। कभी कभी ना आप गलती से अपनी असली पोजीशन जो है प्रकट कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड, आप जानते हैं ना चाइना का ये बहुत बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कि दुनिया भर में वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये बेल्ट एंड रोड की प्रशंसा करते हैं। अब वही बेल्ट एंड रोड जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है, और जब आप बेल्ट एंड रोड की बात करते हैं आपके मुंह से वो दो शब्द नहीं निकलते कि भाई ये हमारे माने सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन। तो दिखाता है ना, वो अंदर की भावना तो निकल आती है उस समय। पहली बार चाइना पर आपने इतने अच्छी तरह से समझाया, मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ आया होगा सच क्या है।